हेलो एंड वेलकम टू स्टडी भारत यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे नेशनल एनवायरमेंट एपोलेट अथॉरिटी यानी NEEA। तो ये हो गया। अब हम जानते हैं इसके बारे में क्या होता है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण। तो पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, जो कि कुछ प्रतिबंध क्षेत्रों में पर्यावरण मंजूरी से संबंधित मामलों को देखता है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा की गई थी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप ये बात याद रखना अच्छे से। किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? वो की गई थी पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण यानी NEEA पर्यावरण से संबंधित मामलों पर प्रतिशोध प्रदान करने के लिए संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित दो न्यायाधिकरणों राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण होने के नाते में से एक है। तो यानी कि पर्यावरण से संबंधित दो न्यायाधिकरण हैं, जिसमें से ये एक है। और ये संसद में एक अधिनियम के द्वारा स्थापित हुआ था, और इसे वन मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। राष्ट्रीय स्तर पर कुछ हद तक पर्यावरण न्यायालय स्थापित करने में भारत का पहला प्रयास रहा है। तो ये भारत का पहला प्रयास है, यानी भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर पर पहला पर्यावरण संबंधी न्यायालय है। विभिन्न देशों में पर्यावरण न्यायालय कार्यात्मक रहे हैं। विभिन्न निर्णयों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरणीय मुद्दे के संबंध में अब तक पर्यावरण न्यायालयों और विशेष न्यायालयों के गठन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह बताया गया है कि हमारे देश में भी एक ऐसा न्यायालय होना चाहिए जहां पर पर्यावरण से संबंधित अपीलें की जा सके, वहां पर उनसे संबंधित पर्यावरण से संबंधित शिकायतों का निपटारा किया जाए। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि लोगों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए अपनी अपेक्षा से संबंधित था, और इस पर ध्यान केंद्रित किया जाए। यानी पर्यावरण से संबंधित लोगों की क्या क्या शिकायतें हैं, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है तो उस बारे में अपनी राय व्यक्त करना और उन पर कुछ पर्यावरण संबंधी जो प्रतिबंध लगाना। हालांकि NEEA अधिनियम अब राष्ट्रीय हरित अधिकरण विधेयक 2009 के पारित होने के मद्देनजर निरस्त कर दिया गया है। अब नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी हम इसे शॉर्ट में NGT भी बोलते हैं। आप लोग कई बार न्यूज़ में इसका नाम सुन चुके होंगे। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को केंद्र सरकार द्वारा, किसने? केंद्र सरकार ने की थी इसकी स्थापना, जो कब? 18 अक्टूबर 2010 को। पारित राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। केंद्र सरकार का घोषित उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वनों के संरक्षण और पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के कारण लोगों या संपत्ति के हुए नुकसान या क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजे की मांग के लिए एक विशेष मंच प्रदान करना था। क्या था इसका जो मुख्य उद्देश्य था? एक तो ये था कि जो पर्यावरण को संरक्षण देना, यानी पर्यावरण को किस प्रकार से हम संरक्षित कर सकते हैं, सरकार के द्वारा ये उसके लिए कानून बनाया गया था। इसके अलावा वनों को संरक्षण और जो कि पर्यावरणीय कानूनों के उल्लंघन के कारण जो लोगों का नुकसान हुआ है, संपत्ति का नुकसान हुआ है, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए उनको मुआवजा प्रदान करना, इसके लिए एक विशेष मंच बन गया था और उनको अनुमतियां देना। NGT की चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट की एक रिटायर्ड जज है। जो इस टाइम पे चेयरपर्सन है वो NGT की, वो अभी सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज है, जिनका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो इसका जो चेयरपर्सन होते हैं, हमेशा NGT के जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। तो ये की नहीं है, के होते हैं, ठीक है? तो ये के होगा। तो जो NGT के चेयरपर्सन होते हैं, इतना ध्यान रखना, वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, कोई और पर्सन नहीं हो सकता। और जो हेडक्वार्टर होता है इसका, वो होता है दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। क्वेश्चन बन सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है दिल्ली में। और NGT का चेयरपर्सन कौन होता है? तो वो होता है सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज। अन्य न्यायिक सदस्य उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, यानी कि जो इसके अलावा चेयरपर्सन के अलावा जो अन्य सदस्य होंगे वो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड जज होंगे, वो भी हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे।
नेक्स्ट है एनजीटी की प्रमुख पीठ राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में, पुणे अच्छा जो इसकी प्रमुख पीठ है वो है दिल्ली में, ठीक है। मुख्य पीठ जो वो कहाँ पर है इसकी, दिल्ली में। एक पुणे में भी है इसकी पीठ जो कि पश्चिमी क्षेत्र पीठ है, यानी पुणे में जो है इसके पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित मामलों को पुणे वाली बेंच देखती है। इसके अलावा भोपाल है, भोपाल में कौन सी, मध्य क्षेत्र पीठ, यानी जो मध्य के मामले हैं वो भोपाल वाली पीठ देखती है। इसके अलावा चेन्नई की है पीठ जो कि दक्षिणी है, जो इसकी दक्षिणी ब्रांच है। और इसके अलावा जो कोलकाता वाली है वो पूर्वी ब्रांच है, इसकी पूर्वी पीठ है। इनमें क्षेत्रीय पीठों के साथ स्थापित की गई है। प्रत्येक बेंच के पास में एक क्षेत्र के कई राज्यों को शामिल करने वाला एक निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्राधिकार होता है। तो ये जो पीठ है ये अलग अलग क्षेत्रों को, अलग अलग राज्यों को भी इसमें शामिल कर सकता है। तो ये तो हो गया एनजीटी और एनईईए के बारे में। अब हम देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। सो फ्रेंड्स, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचे के, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके सम्मेलन से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। विभिन्न देशों के माध्यम से एक समझौता किया गया था जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित थे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य तय करके अपने दलों को प्रेरित करता है। यानी कि वो अपने देश के अंदर कुछ गैसों पर बाध्यकारी उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में देश दर देश कटौती के बीच पहला समझौता था। यानी जो क्योटो प्रोटोकॉल था ये ग्रीन हाउस गैसें थी उनमें कटौती करने से संबंधित था। क्वेश्चन बन सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित था, तो वो था ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित था। यानी कि जो उनका उत्सर्जन हो रहा है, दिन प्रतिदिन जो उनका उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है उसमें किस प्रकार से कटौती की जाए, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं या एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज में सबसे ज़्यादा नुकसान देते हैं। इन ग्रीन हाउस गैसों से ही जो एनवायरमेंट है वो हमारा चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो विभिन्न देशों के मध्य ऐसा समझौता किया गया क्योटो में, जो कि उन देशों पर बाध्यकारी उत्सर्जन की कमी करता है, जिससे कि वो देश अपने यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करें और जो ये एनवायरमेंट है ये ज़्यादा खराब ना हो। क्योटो यूएन फ्रेमवर्क आविष्कार कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी UNFCCC से उभरा। यानी कि जो इसका जो ये बना ये यहाँ से बना, किसके द्वारा बनाया गया, UNFCCC, जिसे 1992 के मेगा मीटिंग के लगभग सभी राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। मतलब इसका एक सम्मेलन हुआ था, किसमें हुआ था ये, 1992 में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर 1992 में एक जो समझौता हुआ था, जिसमें इसका क्योटो प्रोटोकॉल का गठन हुआ था। हम इसे पृथ्वी के शिखर सम्मेलन के रूप में भी जानते हैं। तो ये पृथ्वी सम्मेलन भी हम इसे कहते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी हम इसे कहते हैं। अगर हम इसकी डेट के बारे में बात करें जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 11 दिसंबर 1997 को, यानी 11 दिसंबर 1997 को क्योटो, जापान में क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया। जापान का शहर है क्योटो, वहाँ पर ही इस प्रोटोकॉल को अपनाया गया और 16 फरवरी को यह लागू हुआ, संपूर्ण विश्व के देशों के लिए लागू हुआ। जिन्होंने इस पर सिग्नेचर किए थे उन सभी राष्ट्रों के लिए बाध्यकारी हुआ। प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत नियम 2001 में मोरक्को के मार्केस में COP7 पर अपनाए गए थे। जो इसके लिए नियम थे वो कब अपनाए गए थे, 2001 में। कहाँ पर, मोरक्को के मार्केस में। और इन्हें हम क्या कहते हैं, मार्केस रिकॉर्ड कहा जाता है। इनको ही क्या, मार्केस रिकॉर्ड कहा जाता है। तो ये तो हो गया क्योटो प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट है हमारा नागोया प्रोटोकॉल। अगर हम इसके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2010 को जैव विविधता के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष तथा 2011 से 2020 तक के दशक को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया। कब, यानी सन 2010 को तो हमने जो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उसको जैव विविधता के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया। और इसके अलावा
जो सदी है वो 2011 से 2020 तक की जो सदी है ना, इसको संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया। तो इस प्रोटोकॉल के सदस्यों को वर्ष 2020 तक ABS के प्रावधानों के संदर्भ में न्यूनतम मापदंड तय करना है तथा अपने जैव विविधता अधिनियमों के अनुरूप बना लेना है। यानी कि ये जो नागोया प्रोटोकॉल है जैव विविधता से संबंधित है, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग ABS से उत्पन्न होने वाले लाभों के निष्पक्ष और न्यायसंगत साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल। यह जैविक विविधता पर समझौता, किस पर है? जैविक विविधता, बायोडाइवर्सिटी। यह प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को न्यायसंगत तरीके से साझा करना है। तो ABS पर नागोया प्रोटोकॉल लाभ के साझाकरण को, यानी जो ABS पर नागोया प्रोटोकॉल हुआ था उसको 29 अक्टूबर 2010 को नागोया जापान में अपनाया गया था। कहाँ पर? नागोया जापान में। और जो इसको कब अपनाया गया था? 29 अक्टूबर 2010 को। तो ये डेट आप याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और कहाँ पर? नागोया में। नागोया कहाँ पर है? जापान में। और अनुमोदन के 50वें साधन के जमा होने के 90 दिन बाद, जब यह मतलब अपनाया गया उसके 90 दिन बाद 12 अक्टूबर 2014 को लागू हुआ था। मतलब अपना तो पहले लिया गया था 29 अक्टूबर 2010 को। कब अपना लिया गया था? 29 अक्टूबर 2010 को। लेकिन जब ये लागू हुआ वो हुआ था 12 अक्टूबर सन 2014 में। तो इसका उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण है, जिससे जैव विविधता के संरक्षण और स्थायी उपयोग में योगदान होता है। मतलब जैव विविधता से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? जैव विविधता से, उसके संरक्षण से। अब हम देखते हैं नागोया प्रोटोकॉल के लक्ष्य क्या क्या है। तो जैव विविधता पर कन्वेंशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बड़ी कार्रवाई के माध्यम से जैव विविधता को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए एक नई 10 साल की एक रणनीति योजना होती है। ठीक है, ये एक नई 10 साल की एक रणनीति योजना को अपनाया गया था उस टाइम पे। एक संसाधन जुटाना रणनीति जो जैव विविधता के समर्थन में आधिकारिक विकास सहायता के वर्तमान स्तरों में पर्याप्त वृद्धि के लिए रास्ता प्रदान करते हैं। यानी किस प्रकार से हम जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जो रास्ता प्रदान करते हैं, हेल्प करती है। ग्रह के आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से लाभों के उपयोग और साझा करने पर एक नया अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है ये। ओके, लाभ साझाकरण प्रोटोकॉल क्या है? इसे नया ABS नियम कहा जाता। किसको कहा जाता नया ABS नियम? 1 सेकेंड। लाभ साझाकरण प्रोटोकॉल को, तो इसे नया ABS नियम भी कहा जाता है। जेनेटिक रिसोर्सेज यानी ABS के एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग पर अंतर्राष्ट्रीय शासन सामने आया। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है ABS की वो क्या है? एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ये याद रखना। यह संधि मुख्य सम्मेलन के लिए एक प्रोटोकॉल है जो बुनियादी आधार नियमों की व्याख्या करता है। इसके अलावा देश कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रोटोकॉल तक पहुंच नहीं सकते। मतलब ये जो प्रोटोकॉल है उन पर बाध्यकारी तो नहीं है, फिर भी यह रेखांकित करता है कि कैसे लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए जब एक पौधे के आनुवंशिक को एक वाणिज्यिक उत्पाद जैसे कि दवा में बदल दिया जाता है तो उन देशों और समुदायों के साथ साझा किया जाता है। मतलब अगर किसी देश में किसी कंट्री में कोई इस तरह के पेड़ है, कोई इस तरह का जो वृक्ष है जिससे कि कोई दवाई बन सकती, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने पास ही वाणिज्यिक रूप में रखे, बल्कि उसे विभिन्न देशों के साथ भी उसे शेयर करना होगा। अब नेक्स्ट है हमारा पार्टियों का सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये क्या है? पार्टियों का सम्मेलन
जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है, यानी कि विभिन्न बड़े देश आपस में मिलकर सम्मेलन करते हैं, किस लिए? जलवायु परिवर्तन से संबंधित मामलों पर। तो दुनिया के अधिकांश देश इसके सदस्य हैं, ठीक है, जो दुनिया के ज़्यादातर देश इसके सदस्य हैं। और जुलाई 2011 में 185 कन्वेंशन, यानी जो जुलाई 2001 तक जो इसके 185 सदस्य राष्ट्र हैं। कन्वेंशन किसी देश के लिए 90 दिनों के लिए लागू होता है। कितने दिनों के लिए? 90 दिनों के लिए जो लागू होता है। उसके बाद में देश इसकी पुष्टि करता है। COP ने अपना पहला सत्र 1995 में आयोजित किया गया था। पहले इसका जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 1995 में। और ये आगे भी चलता रहा, वार्षिक रूप से मिलना अब तक, अन्यथा निस्तारण ना हो। हर साल इसका जो, तब से हर साल इसका जो सम्मेलन होता रहा है। हालांकि COP को सलाह देने और समर्थन करने वाला विभिन्न सहायक निकाय अधिक बार मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सम्मेलन के टाइम ही मिलते हैं, वो अलग अलग समय पर भी आपस में मीटिंग करते रहते हैं, बैठक करते रहते हैं। कन्वेंशन में कहा गया है कि COP समय समय पर कन्वेंशन के तहत पार्टी और संस्थागत व्यवस्थाओं की दायित्वों की जांच करता है, यानी कि कौन सा देश जलवायु परिवर्तन से संबंधित कौन कौन से अच्छे कार्य कर रहा, तो इन सब की ये जाँच करता है। और क्या क्या करना चाहिए, इन सभी बारे में ये अपनी सुझाव प्रदान करता है। यह कन्वेंशन के उद्देश्य इसके कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव और वैज्ञानिक ज्ञान की वर्तमान स्थिति के प्रकाश में करना चाहिए, यानी कि इसके कौन कौन से उद्देश्य है, वो वैज्ञानिक साइंटिफिक वे में किस प्रकार से हम जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्यों को कर सकते हैं, तो इस बारे में प्रकाश डालता है। नेक्स्ट है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो 1987 में 27 औद्योगिक देश, यानी कि जो सबसे बड़े औद्योगिक देश थे, उन्होंने 27 देशों ने उन्हें 1987 में, कब? 1987 में ओजोन रिक्तीकरण, जो ओजोन में छेद हो रहा, उसके संबंधित एक कॉन्फ्रेंस किया। उसका ये था कि जो ओजोन गैस में जो छेद कर रहे हैं, उन पदार्थों का उपयोग को सीमित करना। यानी ओजोन क्या है? जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को हमारे पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो उसमें एक छेद हो गया था, ये उसी से संबंधित एक प्रोटोकॉल था। इसका ये था कि जिस वजह से भी, जिन रीजन से भी उसमें छेद हो रहा है, उनको रोकना, उन पदार्थों के उपयोग को सीमित करना। तो ये किससे संबंधित है? ओजोन रिक्तीकरण से। वायुमंडल की सुरक्षा के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, यानी वायुमंडल की सुरक्षा के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए ही इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। विकल्प ढूंढे और विकासशील देशों को समान होने में मदद की। तो ये मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ओजोन रिक्तीकरण से। और इसका जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1987 में। कितने देश थे इसके? 27 देशों ने। अब देखते हैं वैश्विक शिखर सम्मेलन क्या है। तो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, किस पर? पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED द्वारा, किसके द्वारा? UNCED द्वारा 1992 में रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में आयोजित, कहाँ पर हुई थी ये? रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राज़ील में। इसमें आयोजित इस बैठक में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का, जो ग्रीन हाउस गैस है, उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए थे। इसके लिए ऐतिहासिक ग्लोबल ग्रीन हाउस गैजेट उत्सर्जन समझौता की गाली में हस्ताक्षरित हुआ था। ओजोन परत MOP 28 को चित्रित करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में पार्टियों की 20वीं 8वीं बैठक में किगाली, रवांडा के एक ऐतिहासिक वैश्विक जलवायु सौदा हुआ था। इसके अलावा तथाकथित किगली संशोधन, जो कि 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन करता है, उसका उद्देश्य क्या था? 2040 तक के दशक के अंत तक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसों के एक परिवार, जिसमें कि हाइड्रोकार्बन जो है HFC को बाहर निकालना था। किगली संशोधन के तहत भारत सहित सभी 197 देशों में, मतलब भारत के साथ ही बाकी जितने भी 197 कंट्रीज, उन्होंने 2045 तक अपनी आधारशिला के 85% को आधारभूत रूप में
HFC के उपयोग को कम करने के लिए एक समय सीमा पर सहमत हुए, यानी कि समय सीमा थी इनकी 2045 तक। इस पर ये सभी देश जो वो ये सहमत हुए थे। पर्यावरण अधिनियम 1968, यह अधिनियम वायु, जल और मिट्टी की गुणवत्ता के नियमन और शोर सहित पर्यावरण प्रदूषणों के नियंत्रण से संबंधित है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि जो पर्यावरण अधिनियम 1968 है किससे संबंधित है, तो ये वायु, जल और मिट्टी की गुणवत्ता के नियमन और क्या है, शोर सहित पर्यावरण जो प्रदूषक है उनके नियंत्रण से संबंधित है। तो आप ये याद रखना। इसके अलावा कीटनाशक अधिनियम हो गया, ये कीटनाशक अधिनियम 1968 है। यह अधिनियम मानव स्वास्थ्य और अन्य जीवों के लिए जोखिम को रोकने के लिए व्यापार, विनिर्माण और कीटनाशकों के उपयोग से संबंधित है। यानी कि जो कीटनाशक अधिनियम है किस किस से, जो मानव के स्वास्थ्य पर कीटनाशकों का क्या प्रभाव पड़ता है और अन्य जीवों पर इसके क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या जोखिम है, इनको रोकने के लिए इनका जो कीटनाशकों का उपयोग है उसके लिए नियमन से संबंधित है। क्या क्या नियम होने चाहिए इनके उपयोग करने के लिए। नेक्स्ट है वायु रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, यानी वायु का जो अधिनियम है वो कब बना था, 1974 में। यह अधिनियम जल की गुणवत्ता के संरक्षण और जल प्रदूषण के नियंत्रण से संबंधित है। किससे है ये, जल की गुणवत्ता यानी जल की क्वालिटी क्या होगी उसके संरक्षण से और जल प्रदूषण के नियंत्रण से संबंधित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन नीति जो कि 1988 से संबंधित है। इस अधिनियम का उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना है। क्या है इसका, एक तो पर्यावरण में स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। तो ये तो हो गए कुछ अधिनियम। अब हम देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौते। फर्स्ट है लंबी दूरी की सीमा वायु प्रदूषण पर 1979 में जिनेवा कन्वेंशन। तो आपको डायरेक्ट जो ये कन्वेंशन दे दिए जाएंगे, या तो उनके आपसे सन पूछ लिए जाएंगे, टाइम पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको कोई भी इस तरह से सन दे दिया जाएगा कि इसमें कौन सा जो कन्वेंशन हुआ था। तो आप ये इनके सन के साथ में, टाइम पीरियड के साथ में इनका जो कन्वेंशन है, इनके स्थान भी याद रखना। नेक्स्ट है यूरोप में वायु प्रदूषकों की लंबी दूरी के पर्यवेक्षण की निगरानी और मूल्यांकन के सहकारी कार्यक्रम के दीर्घकालिक वित्तपोषण पर 1984 में जिनेवा प्रोटोकॉल। तो जो जिनेवा प्रोटोकॉल हुआ था वो हुआ था 1984 में। इसलिए यूरोप में जो वायु प्रदूषक बढ़ रहे थे उनकी निगरानी करने के लिए और उनका मूल्यांकन करने के लिए हुआ था।